चलिए, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वेरियस एग्जाम्स के लिए। लाइक दैट यू आर फोकसिंग ऑन ओनली एसएससी जेई एट द टाइम, then exams this type of exams, they are questions very beneficial for your एसएससी जेई एग्जाम्स लाइक दैट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता दूं, एसएससी जेई में होता क्या है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे। आई होप यदि नहीं लगाए हो तो आप बहुत ही ज्यादा ट्रबल में हो, ठीक है। तो जब तक कि पीएस आपका प्री के है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको वहां पे पता नहीं चलेगा मेरे भाई, पता नहीं चलेगा। तो जब तक कि आप क्वेश्चन लगाओ उससे अच्छा होगा कि आपको एक बैकग्राउंड में पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज होता है। तो यदि आपने नहीं देखे हो तो आप ऐसा करो, हमने यहाँ पे एसएससी जेई के भी पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए। वहीं पर ही मेंस के भी हमने लगभग थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको वहां जाना है और वहां पे आपका देख लेना है, जिससे आपकी आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही इफेक्टफुल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे ईएस सिर्फ एईएन के स्टेट पीएससी है ना, स्टेट पीएससी जो होता है, यूपीएससी के बाद में कौन होता है भाई, स्टेट की पीएससी होती है ना, यूपीएससी के बाद में। तो स्टेट की पीएससी के सारे एईएन के क्वेश्चन हमने लगभग 45-46 लेक्चर यहाँ तक ले चुके हैं। और 46 लेक्चर में हमने लगभग 1600 से 1700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं भाई। 1600 से 1700 क्वेश्चन आप एक बार यदि लगा लिए तो आपका यार कैसे छूट सकता है ना। तो आप क्या कीजिए भाई, आप जाइए देखिए है ना, स्टेट ए के लगाइए। उसके बाद में स्टेट ए के जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आऊंगा क्या चीज, आपके ईएससी के क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को। तो हमारे साथ में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, किस चीज का मैं बता दूं आपको, ये है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका पीएससी के क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने वेरियस पीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका कहना चाहिए एमपी पीएससी हो गया है ना, आंध्र प्रदेश पीएससी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सीजी पीएससी हो गया, उसके बाद में आपका कहना चाहिए एमएच पीएससी हो गया। तो ये सारी हमने यहाँ पे अपन ने देख चुके हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे अभी कर्नाटक का चल रहा है, तो इसका देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेक कीजिए, द मेथड ऑफ कंक्रीट वर्क, ठीक है। द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क स्पेसिफाइज क्यूबिक कंटेंट सेल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट, ठीक है, टू द नियरेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली यहाँ पे बी, 0.01 पर मीटर क्यूब, ठीक है, 0.01 पर मीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो इसको। इसमें क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ। वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg का होता है। नो डाउट 50 kg सबने देखे हैं है ना, सबका घर कभी ना कभी बना ही होगा। तो 50 kg। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम आपका कितना होता है, 35 लीटर होता है, ठीक है। 35 लीटर आपका एक बैग एक बैग का वॉल्यूम होता है, ठीक है, सीमेंट के। अब उसके बाद में देखो, यदि इसको मैंने लीटर से एमक्यू में लेके गया, तो कितना हो जाएगा, 0.035 ये चीज हो जाएगा, एमक्यू में चले गए अपन। इसके बाद में आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर क्यूबिक कंटेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, सेल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 0.01 एमक्यू, 0.01 एमक्यू, सो दैट amount of cement used can be calculated correctly without much error। समझ रहे हो बात को। तो 0.01 के हिसाब से यहाँ पे कहानी चलती है, राइट। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई बार एसएससी जेई में तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपका जो सीमेंट बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, लीटर में। तो लीटर में यदि देखा जाए तो वहां पे होता है 35, और यदि इसको एमक्यू में चेंज करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए, लीटर एक छोटी यूनिट होती है किसके, एमक्यू से, ठीक है, एमक्यू से, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं, आप आगे देखते हैं क्या बोल रहा है।
चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है, एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, not exceeding 30 centimeter in depth shall be described as right। देखो, सरफेस एक्सकेवेशन, सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है, एक्सकेवेशन इन इन ट्रेंचेस एंड कटिंग, ये सारी कहानी यहाँ पे बोल के रखा है। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली बात करते हैं। एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ सेल बी डिस्क्राइब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहली चीज देखो यहाँ पे, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चलो। फॉर एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर में आप डेप्थ में 30 सेंटीमीटर गए, उसके बाद में आप नहीं गए, ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज सरफेस एक्सकेवेशन एंड इफ surface excavation, ठीक है, and if surface excavation is more than 30 centimeter it will be described as excavation of in trenches, right। बात समझ आई। तो यदि 30 सेंटीमीटर है तो सिर्फ सरफेस एक्सकेवेशन कहलाएगा। यदि 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 30 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो गया, 30 सेंटीमीटर से ये चीज क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस, ठीक है, एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो ये थी आपकी यहाँ पे कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो, इन मास, ठीक है, इन मास हॉल डायग्राम, इन मास हॉल डायग्राम, ठीक है, द टर्म हॉल रिप्रेजेंट्स द, ठीक है, जो HAL है, HAL है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपका सिंपली आंसर होता क्या है। देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच लोड बाय इट्स डिस्टेंस, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच लोड बाय इट्स डिस्टेंस, ठीक है, यही आपका एक यहाँ पे आंसर हो जाता है, राइट। चलो तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मास हॉल, ठीक है, मास हॉल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, राइट, ये होता है मास ऑफ हॉल, ठीक है, मास ऑफ हॉल, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, इट इज मूव्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अ मास हॉल डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, राइट। अ मास हॉल लाइन एंड मास हॉल व्यू, ठीक है, दो चीज होती है यहाँ पे, एक तो मास हॉल लाइन एंड मास हॉल व्यू, ठीक है, मास हॉल व्यू, ठीक है, ये चीज आपकी दो चीज होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि, ठीक है, द मास हॉल लाइन रिप्रेजेंट्स द फ्री हॉल एंड ओवर हॉल वॉल्यूम इन कट, ठीक है, जो आपका मास हॉल लाइन जो है वो प्रेजेंट करता है किसको, फ्री हॉल, ठीक है, रिप्रेजेंट द फ्री हॉल एंड ओवर ओवर हॉल वॉल्यूम इन कट एंड, ठीक है, फिल कंडीशन अलोंग एन अलाइनमेंट, ठीक है। द मास हॉल व्यू, जो व्यू होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रिड ऑन विच द मास हॉल लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हो जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है जरा चेक करना, ठीक है, इसका यहाँ पे दो चीज हो गया, आपने बैकग्राउंड में भी पढ़ लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, इसका डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायग्राम बनता है, मास हॉल जो डायग्राम है आर यूज टू कंपेयर द इकोनॉमिक्स ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ अर्थवर्क्स, ठीक है, अर्थवर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रोड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन स्कीम, राइट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, चेक करना है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यूं, ये एक तरीके से आपका क्या, एक डायग्राम है जो शो करता है आपको। ठीक है, ये हो गया इधर आपका चेनेज, ठीक है, चेनेज, और आपका यहाँ पे प्लस बोले तो प्लस है मतलब कट, और यहाँ पे माइनस है मतलब फिल। ठीक है, ये चीज हो गया, राइट। चलो, और इधर एक कॉम्युलेटिव वैल्यूम, कम वैल्यूम, कम वैल्यूम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यदि चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखो यू, ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ पे हो जाएगी, नेगेटिव ये हो जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ पे ये हो जाएगा, पॉजिटिव कट। ठीक है, ये हो गई आपकी कहानी। ये हो जाएगा आपका माइनस बोले तो 12, ठीक है, माइनस बोले तो 12, और यहाँ पे ये चेनेज, ठीक है, ये हो जाएगा चेनेज, राइट। चलो, ये आपकी कहानी होगी कम्युलेटिव वैल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हो गया देखो कम्युलेटिव वैल्यूम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो यहाँ पे क्या बोलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच, द फिलिंग shall be measured and the filling shall be measured and of deduction will be made for settlement to arrive, ठीक है, settlement to arrive the net quantities, ठीक है, net quantities in the case where quantity is measured in loose stakes, ठीक है, और in cart or lorries, fill in the blank choosing द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा आपका सी, 25% हम लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 देखो क्या बोल रहा है। स्पेसिफिकेशन फॉर कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्पेसिफिकेशन फॉर कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन roofing specifies that the roof slope shall not be laid flatter than, ठीक है, flatter than if not otherwise specially mentioned, ठीक है, specially mentioned if not otherwise specially mentioned। ठीक है, देखो slope shall not be laid flatter than, slope shall not be laid flatter than, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सिंपली देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, देखो यहाँ पे 1 in 1, 1 in 2, 1 in 3, 1 in 4। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन, कोरुगेटेड है ना, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन रूफिंग स्पेसिफाइज दैट the roof slope shall not be laid flatter than 1 in 4, ठीक है, flatter than 1 in 4 if not otherwise specially mentioned। ठीक है, तो 1 in 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ अ पेंटिंग ऑन अ कोलेप्सिबल डोर, ठीक है, कोलेप्सिबल डोर। ठीक है, चलिए द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ पेंटिंग ऑन कोलेप्सिबल डोर, ठीक है, ईच साइड ऑल ओवर ईच साइड, यहाँ पे आंसर होएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा क्या। ठीक है, सॉरी 6 का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा सिंपल यहाँ पे क्या, देखो सी 1.5 ऑल ओवर, 1.5 ऑल ओवर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोलेप्सिबल डोर का मतलब क्या होता है, कोलेप्सिबल डोर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो कोलेप्सिबल डोर यहाँ पे कैसा होता है, वही ऐसा जिगजैग इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो जैसे ही इसको हम क्या करते हैं सीधे इस साइड में कर देते हैं तो आपका सिंपली हो जाता है ये पूरी तरीके से, एक तरीके से पूरा मतलब चिपक जाता है, तो ये होता है कोलेप्सिबल डोर। ठीक है, तो 1.5 ऑल ओवर ये चीज हो जाएगा, राइट।
जैसे कि आप देखते हो कई मतलब कई जगह इसको लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, क्या बोल रहा है। एज पर आई एस 1200, एज पर आई एस 1200 इन द मेजरमेंट ऑफ द ब्रिक work, no deductions shall be made for, no deduction shall be made for, brick work की बात की जा रही है, सिंपल ब्रिक वर्क की बात की जा रही है, नो डिडक्शन shall be made for, नो डिडक्शन shall be made for, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन 7 में आपका ए हो जाएगा, मतलब ओपनिंग अप टू 0.1 पर मीटर स्क्वायर इन एरिया, ठीक है। ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर इन एरिया, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, आपको ध्यान देना है, समझ रहे हो बात को, ध्यान देना है इस बात को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इफ अ बार इज cranked, ठीक है, इफ अ बार इज cranked at both ends at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, then the extra length required, ठीक है, then the extra length required when compared to a straight bar, when compared to a straight bar is d equals to center distance between the top and bottom steel, ठीक है। इसका आंसर कैसे करोगे आप, सिंपल देखो, इफ अ बार इज क्रैंक्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड में आपकी बार जो है क्रैंक्ड है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट। तो इसका सिंपली आप आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये चीज ध्यान रखना है, यदि 30 डिग्री पे रहा तो आपका हो जाएगा 2 × 0.27 डी, ठीक है, 2 × 0.27 डी, राइट, ये चीज हो जाएगा। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो, क्या बोल रहा है जल्दी से, ठीक है। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इन एन एरिया साइज, ठीक है, आपको फ्लोरिंग करना है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना। देखो फ्लोरिंग करना है आपके एरिया में 3 मीटर इंटू 3 मीटर में आपको फ्लोरिंग करना है, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स ये बताना है, 3 मीटर इंटू 3 मीटर के इसमें फ्लोरिंग करना है, नंबर ऑफ आपको सीमेंट के बैग्स बताने हैं, ठीक है। आपका जो ग्रेड रहेगा कंक्रीट का, और थिकनेस रहेगी आपकी कितनी, थिकनेस कितनी रहेगी, 100 mm थिक रहेगा, राइट। यूजिंग सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स, यूजिंग सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स, राइट। जो आपका सीमेंट कंक्रीट का मिक्स है ये आपका रहेगा 136 का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले ऐसा करो, आप वैल्यूम निकाल लो कि कितना वैल्यूम आपका मतलब जितना एरिया है उसका वैल्यूम कितना है। तो आप करोगे कैसे, देखो मैं आपको सिंपली बता ही देता हूं। देखो यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर इंटू, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका 100 mm, ठीक है। ये चीज आपकी कहानी यहाँ तक है, राइट। अब इसमें जो है आपका, इसमें किस तरीके से आप कितना हो जाएगा यहाँ पे देख चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया यहाँ पे सिंपल, देखो 100, तो इसको mm में इसको मीटर में चेंज कर दोगे, मीटर में चेंज कर दोगे तो आपका 0.1 हो जाएगा, राइट, 0.9 हो गया। अब इसको लीटर में चेंज कर दो जल्दी से, ठीक है, लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली पॉइंट, देखो 0.9 हो गया, ये 0.9 MQ, लीटर में चेंज करोगे तो 900 आपका लीटर यहाँ पे ये चीज आ गया, ठीक है, ये चीज आ गया। बस आपको करना क्या है, अब आगे चेक करो, देखो सीमेंट सैंड एग्रीगेट, यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये चीज होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चेक करो जल्दी से, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 इंटू, ठीक है, वैल्यूम वैल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट रिक्वायर्ड, वैल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट रिक्वायर्ड। तो जो ड्राई सीमेंट होता है उसमें आपका 1.5 होता है, ये चीज ध्यान रखना है, 1.5,
ठीक है। ड्राई सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट यदि निकालना है तो वहां पे हो जाएगा क्या, 1.5, राइट। 1.5 डिवाइड में आपका 1 प्लस 3 प्लस 6, ये चीज करना नहीं भूलना है, ठीक है। ड्राई सीमेंट का आपका होता है 1.5 और डिवाइड में आपका 1 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 900, राइट। ये चीज आपका हो गया। तो यहाँ से आपको ड्राई सीमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल गया यहाँ पे, सिंपल देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 135 लीटर, ठीक है। 135 लीटर यहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल 135 डिवाइडेड बाय 35, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली 4 बैग यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बैग में कितना लीटर वॉल्यूम होता है सीमेंट का, 35, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 बैग आपका सिंपली लगेंगे, 3 इंटू 3 के इसमें 4 बैग आपके लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ, राइट। क्वेश्चन चेक करो, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटीज, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, राइट, रिपीटेड क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सिंपल हो जाएगा सी, चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट। रिपीटेड क्वेश्चन बोला था ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने टाइम्स लगाओगे उतने टाइम्स आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो आपको भाई क्वेश्चंस लगाने, पीछे नहीं हटना है, क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते जल्दी से। In PERT analysis, the time estimate of activities and probability of, ठीक है, probability of, ठीक है, their occurrence follow, ठीक है, and probability of their occurrence follow, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आंसर हो जाएगा। ट्रिक बताया था मैंने, पी है ना, ये पी है, पी में और यहाँ पे ऐसा पी एक नीचे बना दो तो एक तरीके से बीटा बन जाता है। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिंपली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो, if d is the duration, es and ef are the earliest start time and earliest finish time, ls and lf are the latest start time and latest finish time, ठीक है, then the following relationship hold good, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, सिलेक्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। ef इक्वल्स टू आपका, ठीक है, ef इक्वल्स टू आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, es प्लस डी, है ना, ls इक्वल्स टू lf माइनस डी, आपका d इक्वल्स टू, d बोले तो ड्यूरेशन इक्वल्स टू ef माइनस es। इसका आंसर हो क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो क्या जाएगा, डी, राइट, मतलब डी ये वाला, राइट, ठीक है। तो इसमें ए बी सी तीनों आपके सही है, बात समझ आ रही है। ef का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, ef का मतलब अर्लीस्ट, ठीक है, देखो, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ef का मतलब अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस डी बोले तो ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद में चेक करो आगे, एल एस मतलब, देखो, एल एस मतलब होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बोले तो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम में आपने जोड़ोगे, आपने जोड़ दिया क्या, आपने जोड़ दिया डी को, तो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद में डी इक्वल्स टू आपका ई एफ माइनस ई एस, ये चीज हो गया यहाँ पे, राइट। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 की तरफ। द कैपेसिटी ऑफ 20 एस टाइप कंक्रीट, ठीक है, 20 एस टाइप कंक्रीट मिक्सर पॉइंट एट एम क्यू, ठीक है, फॉर मिक्सिंग 1 cubic meter ऑफ कंक्रीट। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज 5.5 बैग, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड 5.5 बैग in order to avoid fractional uses,
यूजेस ऑफ सीमेंट बैग्स, यूजेस ऑफ सीमेंट बैग्स, ठीक है। द द द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज टू बी मिक्स्ड पर बैच विल बी। इसका आंसर कैसे निकालोगे? सिंपली क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सिंपल कैसे निकालना है आपको, देखो और देखो 1 MQ है ना, 1 MQ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको। फॉर 1 MQ 5.5 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, राइट। 1 MQ, ठीक है, 5.5 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे सीमेंट। उसके बाद में, ठीक है, फॉर 0.8 MQ, फॉर 0.8 MQ, ठीक, माइनस 0.8 मल्टीप्लाई आपका 5.5, राइट, इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4.4, ठीक है। ये चीज बेग ऑफ सीमेंट, 4.4 बेग ऑफ सीमेंट, राइट, ये चीज हो गया। आगे की बात करते हैं। नाउ टू अवॉइड फ्रैक्शनल यूजेस, नाउ टू अवॉइड फ्रैक्शनल यूजेस ऑफ सीमेंट बैग्स, ठीक है, नाउ टू अवॉइड, ठीक है, फ्रैक्शनल यूजेस ऑफ cement bags, assume that 4 bag of cement are used, assume that 4 bag cement of, ठीक है, used, right। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू आपका सिंपल क्या हो जाएगा 4/4.4, 4/4.4 इक्वल्स टू आपका 0.8 MQ, राइट। और यहाँ पे अप्रॉक्स, ठीक है, ये चीज हो गया 0.8, और इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है, 0.73 MQ, 0.73 MQ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते जल्दी से, राइट। क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम हैविंग 15 मेंबर 33 रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है इनडिटर्मिनेसी ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है कैसे, देखो इसका फार्मूला आपका सिंपल है, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा, प्लस 3 में से 3 जाएगा और एक आर को जोड़ देंगे, राइट, ये हो जाएगा DS, ठीक है। 3 इंटू मेंबर की बात करो कितने हैं 15 मेंबर, माइनस 3 इंटू ज्वाइंट की बात करो, ज्वाइंट है आपके कितने, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट आपके हो जाएंगे यहाँ पे सिंपली 14, ठीक है। मेंबर से एक कम होता है ज्वाइंट, राइट, चलिए। और प्लस में रिएक्शन, तो रिएक्शन आपका देखो रिजिड ज्वाइंटेड है, तो रिजिड ज्वाइंटेड आपके हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे सिंपली कितने 3 यहाँ पे रिएक्शन, राइट, चलिए। ये चीज आपकी यहाँ पे कहानी पूरी बन गई। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर दो, कैसे भी सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 6, राइट, 6 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला याद रखना है आपको फ्रेम के लिए, है ना। फ्रेम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली 3 में से 3 जाना है, ठीक है। रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम, रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, बात समझ आ रही है, रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलिए ये आपकी यहाँ पे कहानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ जल्दी से, देखो the influence line diagram for a force in a truss member is shown in the figure if a uniformly distributed load of intensity, ठीक है, 30 kilonewton per meter square longer than the span, ठीक है, longer than the span, ठीक है। आपका ये जो है मतलब लोड जो है वो लॉन्ग है, किसके स्पान से ही लॉन्ग चले गया, ठीक है। देन द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द मेंबर इज, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा इन द मेंबर वो क्या हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करना है तो आपका हो क्या जाएगा चेक कीजिए, राइट। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कुछ नहीं, सिंपली आपका यहाँ पे लोड दिया हुआ है, ठीक है, लोड आपका दिया हुआ है, राइट, ये चीज देख के रखा है तो यहाँ पे आपका सिंपल हो क्या जाएगा चेक करो। यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से इसने ये दे दिया है, मतलब बना के दे दिया है डायग्राम, तो डायग्राम में ये हो गया, देन आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपका ये रहेगा ये, और यहाँ पे
दिस, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो ये कहानी यहाँ से बन गई अपनी। इतने पे आपका लोड आ गया 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी, पर मीटर में होता है ये, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स हमने मान लिए, यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, राइट। इधर जब एक्स यहाँ मान लिए तो ये हो जाएगी आपकी क्या, 4 - एक्स, 4 - एक्स, ठीक है। ये यहाँ बीच तक की, ठीक है, 4 - एक्स, ये हो गया आपका सिंपली। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स बाय, ठीक है, ये वाला एक्स बाय 4 - एक्स कर दो, 4 - एक्स इक्वल में आपका हो जाएगा पॉइंट, इक्वल में आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.29, ठीक है, 0.29 डिवाइड में आपका 0.58, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। चल, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आपकी 4/3 मीटर यहाँ पे निकल कर आ गई। अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द मेंबर, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द मेंबर, इसको निकालना है। कैसे निकाल दोगे, 1/2 इंटू 0.29, 1/2 इंटू 0.29 इंटू आपका 4 + 4 / 3 और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 30 किलो न्यूटन, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पर हो गया, समझ गए बात को। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये सब कहाँ से आपने लिख दिए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे एरिया ले लेना है, सिंपली एरिया ले लेना है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, एरिया ले लिए अपन ने, और 30 किलो न्यूटन का आपका मल्टीप्लाई होता ही होता है इस केस में। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 23 किलो न्यूटन पर, ठीक है, 23 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, ठीक है, तो इसका यहाँ पे 23, यहाँ पे आंसर ये हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है। एट अ सर्टेन स्टेशन, द मीन ऑफ द एवरेज, द मीन ऑफ द एवरेज temperature is 30 degree Celsius, is 30 degree Celsius, and mean of the maximum daily temperature is 45 degree Celsius, right? What is the airport reference temperature, what is the airport reference temperature? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, एयरपोर्ट आपको यहाँ पे जो यहाँ पे फार्मूला आपको लग जाएगा, ठीक है, ART, ठीक है, ART, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम डेली टेम्परेचर जो है, एक तरीके से आपका ये ART एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका देखो TA प्लस TM - TA, ठीक है, डिवाइड में आपका 3, TA प्लस TM - TA डिवाइड में 3, राइट। तो TA की वैल्यू 30 +45 -30 और डिवाइड में 3, राइट। ये चीज यहाँ पर हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 35 डिग्री। बात समझ आ रही है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है देखो, 45 -30 डिवाइड में 3 आपका रहेगा ही रहेगा, 45 -30 डिवाइड में 3 और प्लस में 30, यहाँ से आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, म्यूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल, म्यूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल फॉर इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, कंटिन्यूस बीम्स एंड फ्रेम्स, टोटल फ्रेम्स, फिक्स्ड बीम, ऑल ऑफ द एबव, म्यूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल, राइट। तो इसका आंसर तो आपका डी हो जाएगा, सभी में लगता है मूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, समझ रहे हो, म्यूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर द डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द इन्फ्लुएंस लाइंस ऑफ एन एक्शन फोर्स और मूवमेंट, ठीक है, assumes the scaled of the deflection displacement, ठीक है। it can be applied to continuous beam frames and also propped cantilever और fixed beam, ये सबके लिए ये जरूरी
मतलब सबके लिए यूजफुल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है क्या बोलता है। द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ प्लेन स्ट्रक्चर, ऑफ अ प्लेन स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, ठीक है, नेगलेक्टिंग एक्सियल स्ट्रेंथ। इसको सिंपली आप सॉल्व कैसे कर दोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है आपका काइनेमेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी आपको बतानी है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी के इक्वल्स टू 3j माइनस एम, ठीक है, माइनस आर, ठीक है। तीजे में मर, क्या तीजे में मर, सिंपल सी बात है। कोई लेडीज जो होती है वो तीजे में उपवास करती है, तो क्यों करती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो अच्छे से मतलब थोड़ी लॉन्ग लाइफ जिया, और वहीं पे ही जब ये उपवास रही तो वहीं मर गया वो, तीजे में मर, ठीक है। चलो चलिए, तो इसमें आपको बस आप क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ज्वाइंट है आपके। मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वो ठीक है। तो आपके क्या हो गया, 6 ज्वाइंट एंड 6 आपके मेंबर, माइनस रिएक्शन कितनी है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, ठीक है, 5 आपकी रिएक्शन, राइट। तो 18 - 6 - 6 इक्वल्स टू आपका 7 यहाँ पे आंसर हो गया। तो पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है, समझ रहे बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखनी थी आपको चीजें, एक यहाँ पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है 3j - m r, 3j - m - r, तीजे में मर, ठीक है, ये चीज। और मर रहा है तो नेगेटिव, हर चीज यहाँ पे नेगेटिव ही होगी, क्योंकि भाई उपवास जो रह रहा है और मर गया तो नेगेटिव ही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो जल्दी से। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज फिल्टर्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। उसके फिल्टर कितने हैं, 6 × 10 मीटर के फिल्टर हैं, ठीक है। और उनका डिस्चार्ज कितना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज फिल्टर्स, ठीक है। चलो लोडिंग रेट आपकी इतनी है, व्हेन 2 ऑफ द फिल्टर्स आर आउट ऑफ रिजर्वायर फॉर बैक वॉशिंग द लोडिंग रेट इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका ना गेट में पूछा है, ये क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, या आप यहाँ से क्या कर लोगे, एरिया निकाल लोगे, ठीक है। डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, एरिया सिंपली निकाल लोगे क्या करके, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 120 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा करो, सेकंड आप क्या कर दो यहाँ पे, सेकंड को ही डे में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, सेकंड को ही डे में कन्वर्ट कर दो। तो सेकंड को डे में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड सबसे सबसे छोटी यूनिट होती है और डे सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो 86400 मीटर क्यूब पर डे यहाँ पे आ गया, मीटर क्यूब पर डे आ गया, और डिवाइड में 120 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, डे पर मीटर स्क्वायर, ये चीज होता है 120। बस इसको काट दो, आपका सिंपली काट दिए वन ने, सिंपल काट दिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 720 मीटर स्क्वायर, 720 मीटर स्क्वायर यहाँ पे कहानी बन गई। अब चेक करो 720 से आ गया, और यहाँ पे एरिया आपका दिया हुआ है, तो आपकी यूनिट निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है, यूनिट आपकी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पे निकाल लो, 6 × 10, 6 × 60, तो अल्टीमेट यूनिट यहाँ पे आ गई 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट यहाँ पे निकल कर आ गई। अब 2 यूनिट आपकी आउट ऑफ सर्विस है, क्योंकि बैक वॉशिंग के लिए गई हुई है, गई तो नहीं है, मतलब बैक वॉशिंग के लिए वहां पे बैक वॉशिंग किया जा रहा है, ठीक है, वो नॉट यूज में नहीं है। तो अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे कर देना है सिंपल, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे सिंपली 10 यूनिट्स आपकी बची हुई है, 10 यूनिट्स यहाँ पे बची हुई है। तो ऐसा करो, 10 यूनिट्स के एरिया निकाल लो, टोटल 10 यूनिट्स का। तो 6 × 10 60 है ना, 6 × 10 60 हो गया, 60 × 10 हो गया, तो लगभग कितने हो गए, 600 मीटर स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर सिंपल फ्लो रेट, है ना, लोडिंग रेट, ठीक है, लोडिंग रेट निकालना है, ये वाली यूनिट से मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना। देखो सिंपल, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपकी दी हुई थी, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये दिया हुआ है आपका, क्या एक डिस्चार्ज आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ से आ गया 86400, ठीक है, m³ पर डे, ये चीज यहाँ पे निकल कर आ गई। अब डिवाइड में आपका क्या करना है, 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर यहाँ से आ गया आपका लोडिंग रेट। अब इसको यहाँ से काट दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया, 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। गेट का क्वेश्चन ही है, मैं आपको दिखा दूंगा गेट में, ये आप चेक कर लेना, ये गेट का पूरा एज इट इज क्वेश्चन है। यदि किसी बंदे ने यदि प्रीवियस ईयर गेट का लगाया हो, है ना, तो उसका तो भाई वो सीधे आंख बंद करके 144 पे टिक करेगा और आंसर वहां का आपका लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए, द BOD5 ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। BOD5 ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। आपकी ये सारी कहानी दे दिया, ठीक है, ये चीज दे दिया है, आपको निकालना है अल्टीमेट BOD, ठीक है। तो करना क्या है, BOD5 आपको दे के रखा है 200 मिलीग्राम पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू आपका अल्टीमेट BOD निकालना है, BOD अल्टीमेट, ठीक है। और यहाँ पे के देखे रखा है, तो यहाँ पे ई बेस लेना है आपको, ठीक है। तो 1 - e⁻⁻k, के की वैल्यू देखे रखा 0.2 और डे की वैल्यू 5, ठीक है। ये चीज आपको देखे रखा है, बस यहाँ से आंसर निकाल देना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का 316, ठीक है, 316 यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे लगभग 40 यहाँ पे हो चुका है मिनट, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।